गुड इवनिंग। चलिए आज हम फिर से शुरू करते हैं भाषा। मैंने पिछली वीडियोज में डाला था भाषा किसे कहते हैं, भाषा के प्रकार कितने हैं। आज हम भाषा के अंग देखेंगे। तो भाषा के 5 प्रमुख अंग होते हैं। भाषा के 5 प्रमुख अंग होते हैं: ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य और लिपि। हमने कहा था, जब मैंने स्टार्टिंग में भाषा पे एक वीडियो डाला था तो उसमें मैंने ये बताया था कि प्लेटो ने बताया था कि भाषा और विचार में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। अंतर बस इतना होता है कि जो भाषा होती है वो लिखित होती है, भाषा को व्यक्त करने के माध्यम होते हैं, लेकिन विचार हमारे क्या होते हैं, मूक होते हैं। तो भाषा और विचार में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। अब ध्वनि किसे कहते हैं? ध्वनि क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं ध्वनि। भाषा के 5 अंग है: ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य और लिपि। सबसे पहले हम देखेंगे ध्वनि किसे कहते हैं। ध्वनि किसे कहते हैं? अब ध्वनि क्या है? ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ध्वनि क्या है? ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जैसे हम कुछ भी जब बोलना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे मुख से कुछ ध्वनि निकलती हैं। शब्दों की रचना ध्वनि से और भाषा की रचना शब्दों और वाक्यों से होती है। शब्दों की रचना ध्वनि से और शब्दों की रचना ध्वनि से और भाषा की रचना शब्द से होती है। शब्दों की रचना ध्वनि से और भाषा की रचना शब्दों और वाक्यों से होती है। अब देखा हमने कि ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। शब्दों की रचना ध्वनि से और भाषा की रचना शब्दों और वाक्यों से होती है। अब जैसे कि हम मान लीजिए कि यहाँ पे ध्वनि हमारे मुंह से निकल रही है। ध्वनि ज, हमारे मुंह से निकला ज, क, ह, ज, क, ह, म, ल। तो ये ध्वनियाँ हैं, एक एक अक्षर निकल रहे हैं हमारे मुंह से, ध्वनियाँ निकल रही हैं। उन ध्वनियों को हम वर्णों में प्रवृत्त कर रहे हैं। तो ये ध्वनियाँ हैं। एक चीज़ हम और जानते हैं कि कोई भी व्यंजन वर्ण बिना स्वर के लगे पूर्ण नहीं होता। जैसे मान लीजिए ध्वनि है क, म, का धन मा धन ला, का धन मा धन ला। तो ये बराबर, ये तो रहा वर्ण क म ल, ये तो ध्वनि रही जो हमारे मुंह से एक एक करके निकल रही है, सब ध्वनियाँ हैं। लेकिन अब इन्हीं ध्वनियों को, वही ध्वनि को जब हम इकट्ठा कर देते हैं, उन्हीं ध्वनियों को हम वर्ण कहते हैं। अब ये क म ल, ये क्या है? ये तो वर्ण है। का वर्ण है, मा वर्ण है, ला वर्ण है, और यहाँ पे हमने इसे कर दिया, इकट्ठा कर दिया, ये हो गए कमल। एक चीज़ हम और जान लें, जितने भी हमारे व्यंजन हैं, जैसे क है तो ये पहले आधा होता है,
जब हम इसमें प्लस धन आ जोड़ देते हैं यानी स्वर जोड़ देते हैं तब ये होता है पूरा। अब ये पूरा का लिखा जाएगा। माँ है, जैसे अगर हम इस कमल का अगर हम ढंग से वर्ण विच्छेद करते हैं, ध्वनि के माध्यम से वर्ण विच्छेद करते हैं, क अ म अ ल। अब इस कमल का देख रहे ध्वनि द्वारा हम वर्ण विच्छेद करते हैं, तो का धन आ धन मा धन आ ला धन आ। ये हमने वर्ण विच्छेद किया ध्वनि के माध्यम से। अब ये दोनों ध्वनियाँ जब एक होती हैं तो एक वर्ण बनता है, जैसे का बन गया। ये दो ध्वनियाँ जब एक हुई तो एक वर्ण बन गया, ये हो गया का। तो यानी कि अब इतना हम जाने कि ध्वनि, ये रही ध्वनियाँ और ये हो गए हमारे वर्ण क म ल, ये हमारे हो गए वर्ण। अब इन वर्ण में आप सभी लोगों को पता है कि वर्ण क्या है, अक्षर होते हैं। लेकिन एक शब्द आप लोग पढ़ते होंगे वर्णमाला। क्या पढ़ते हैं? वर्णमाला। माला सभी लोग जानते हैं कि जो हम गले में माला पहनते हैं तो उन माला में एक मोतियों का व्यवस्थित समूह होता है। गुथी हुई मोती को हम माला कहते हैं, गुथी हुई मोती को हम माला कहते हैं। तो जिस प्रकार ये माला ऐसे होती है, इसमें ऐसे मोती गुथे होते हैं, मोती गुथे होते हैं, तो हम इसे मोतियों की माला कहते हैं या माला कहते हैं, मोतियों की माला कहते हैं या माला कहते हैं। ठीक ऐसे ही वर्णमाला है, यानी कि व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से जब वर्ण लिखे जाते हैं तो उसे वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से वे जब लिखे जाते हैं तो हम इसकी परिभाषा लिखेंगे कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब व्यवस्थित समूह हम लिख भी देते हैं, यहाँ पे देखिएगा। व्यवस्थित समूह अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अंग आ। ये हो गए। अब हम नीचे लिखते हैं का खा गा घा अंगा चा छा जा झा इया टा ठा डा धा अड़ा ता था दा धा ना पा फा बा भा मा या रा ला वा शा शा हा छ त्र ज्ञा। आ से ज्ञा तक जो हमारे पूरे वर्ण हैं, जब ये एक साथ व्यवस्थित समूह में लिखे जाते हैं तो हम इन्हें क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब जिसमें से आप सभी को पता है कि स्वर कितने होते हैं? स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोई भी कंपटीशन होता है, परीक्षाएं होती हैं, इन्हीं वर्णमाला से कम 8-10 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम्स में हिंदी के, और इन्हीं में हम फंस जाते हैं।
भूल जाते हैं। और जबकि बचपन में सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, जब हम अक्षर ज्ञान करते हैं सबसे पहले यही वर्णमाला पढ़ते हैं और यही वर्णमाला हमें भूल जाती है। अब ये दोनों वैसे ही इन्हें तो कहते स्वर हैं, स्वर 11 होते हैं, और ये दोनों क्या कहलाते हैं, अयोगवाह कहलाते हैं। ये दोनों कहलाते हैं अयोगवाह। हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है, अयोगवाह कहते किसे हैं, अयोगवाह कहते किसे हैं, अयोगवाह कहते किसे हैं। तो ऐसे स्वर ये न व्यंजन में आए न स्वर में आए तो वो अयोगवाह कहलाते हैं। अब देखिए इनकी विडंबना देखिए, ये तो लिखे तो जाते हैं स्वर के साथ लेकिन स्वर में नहीं आते। और इधर व्यंजन है, ये है व्यंजन, तो ये दोनों स्वर व्यंजन में भी नहीं आते हैं, ये आते हैं, ये अयोगवाह कहलाते हैं। अब ये हो गए हमारे व्यंजन, ये इतने जो हैं ये होते हैं, वैसे हमारे होते हैं अयोगवाह स्वर 11 हो गए, अयोगवाह हो गया। उसके बाद में 33 व्यंजन होते हैं, कुल 52 अक्षर होते हैं। अब गिनते जाइएगा, 33 व्यंजन होते हैं। और उसके बाद में 3 ये जो होते हैं, ये 3 क्या होते हैं, ये होते हैं संयुक्त व्यंजन, ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। अब सब गिन करके जोड़ करके 52 करना आपका काम है, जोड़िएगा सारे व्यंजन। और तो कुल मिला के बस आज हम इतना ही बताएंगे आप लोगों को। ये इन सभी के बारे में हमको अलग से सब कुछ आपको बताना है। इसमें स्पर्शी व्यंजन होते हैं, संघर्षी व्यंजन होते हैं, और ये तो पंचमाक्षरी व्यंजन है, ये पंचमाक्षरी हैं, इन्हें स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं। लेकिन आज बस हम इतना जानेंगे कि स्वर 11 होते हैं, ये दोनों अयोगवाह में आते हैं, और व्यंजन 33 होते हैं। अयोगवाह के भी 3 पार्ट होते हैं, ये तीनों हम कल जानेंगे। अब ये जो 3 पार्ट होते हैं, इन 3 पार्ट के बारे में हम आपको कल बताएंगे। 33 व्यंजन होते हैं, बाकी इन पे आपके कई पंचमाक्षर में 25 अक्षर होते हैं। उसके बाद में 11 लावा क्या है, शाखा शाह क्या है, छत्रज्ञा क्या है, और 2 विशेष ध्वनियाँ होती हैं, जैसे ड़ा है और ढ़ा है, और एक इन्हीं संयुक्त अक्षरों में एक स्रा आता है। तो ये तमाम कई चीज़ें हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इन पूरे वर्णमाला के व्यवस्थित समूह के बारे में एक एक चीज़ को क्लियर करते हुए चलेंगे कि किसे कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, तो अगले दिन हम जितने ही व्यंजन हैं सबको हम क्लियर करते हुए चलेंगे। हाँ, एक चीज़ लिखी रहे तो एक चीज़ और बता दें, ये जो 11 लावा है इसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, ये है अंतस्थ व्यंजन, ये है अंतस्थ व्यंजन। और जो अंतस्थ व्यंजन है, और जो ये है छत्रज्ञा है, इसे हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो मेरे प्यारे दोस्तों बच्चों, इतना तो आप लोगों के समझ में आ ही गया होगा। सॉरी, एक चीज़ गड़बड़ हो गया था, ऊष्म व्यंजन शाखा शाह है, शाखा शाह है ऊष्म व्यंजन, ये है ऊष्म व्यंजन, ये हो गई ऊष्म व्यंजन। अब आप लोग आज इस वर्णमाला के व्यवस्थित समूह को समझ लिए होंगे। स्वर 11 होते हैं, अयोगवाह 2 होते हैं, इसमें एक और होता है जो ऐसे करके होता है, ये अयोगवाह में 3 अक्षर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। इन 33 व्यंजनों में 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, 3 संयुक्त व्यंजन होते हैं,
एक श्राव्य संयुक्त व्यंजन में आता है, ड़ा और ढ़ा विशेष ध्वनियाँ हैं। अब इसी वर्णमाला को कल हम आपको व्यवस्थित तरीके से समझाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट। और आप लोग अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।